नमस्कार दोस्तों, बिरजूस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन साथियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है जो साथी यूपीएसआई, एसएससी जीडी, लेखपाल इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? ए महास्नानागार, बी टावर, सी महल और डी मंदिर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। आई होप इसका राइट ऑप्शन आपने लगाया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महास्नानागार। महास्नानागार। महास्नानागार के बारे में कुछ देखते हैं। महास्नानागार 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी सैयद वंश और डी शाह वंश। तो खिज्र खां इसमें से किस वंश से संबंधित था? सैयद वंश। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ए 1700 ईस्वी, बी 1500 ईस्वी, सी 1600 ईस्वी और डी 1800 ईस्वी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से 21 वर्ष की व्यापारिक छूट लेकर भारत में आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? रुपए का सिक्का आपसे पूछ रहा है। ए शाहजहां, बी अकबर, सी शेरशाह सूरी और डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी सूरी वंश के संस्थापक थे। दिल्ली की सल्तनत पर 1540 ईस्वी में इन्होंने बिलग्राम या कन्नौज युद्ध से दिल्ली की सल्तनत पर अपना अधिकार किया, सूरी वंश की स्थापना की। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया चलाया था और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया था। शेरशाह सूरी ने भूमि मापने के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया और इन्होंने ही सबसे पहले पट्टा प्रथा और डाक प्रथा की शुरुआत की। पट्टा प्रथा और डाक प्रथा की शुरुआत भी शेरशाह सूरी ने ही की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए है परमार, ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश, सी चौहान वंश और डी प्रजापति। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। परमार वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? उपेंद्र राज थे। और सबसे शक्तिशाली राजा अगर पूछा जाए तो राजा भोज थे। राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर और भोजपुर नगर की स्थापना की थी। इसकी दोस्तों भोजपुर नगर की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए संगठित की? ऑप्शन नंबर ए है वीर सावरकर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। अगर आईएनए की स्थापना आपसे पूछता है संस्थापक कौन थे, तो वो थे कैप्टन मोहन सिंह।
कैप्टन मोहन सिंह, कंफ्यूज नहीं करना है इसको। संस्थापक पूछेगा तो कैप्टन मोहन सिंह, संगठित करने को पूछेगा, कैप्टन मोहन सिंह ने कब किया था? 1942 में सिंगापुर में किया था इसकी स्थापना। और संगठित करने के विषय में अगर पूछेगा तो संगठित कौन किया था? 1943 में जब इसका नेतृत्व आईएनए का सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आया तो इन्होंने 1943 में इसको संगठित किया था। और इन्होंने बर्मा जिसका आधुनिक नाम म्यांमार है, वहाँ से एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कब कहा था? 1944 में। 1944 में। चलिए, स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? ए स्वामी विवेकानंद, बी अंबेडकर, सी रामास्वामी नायकर और डी राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? ए नारनौल रेवाड़ी, बी रोहतक जींद, सी कैथल कुरुक्षेत्र, डी हिसार सिरसा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारनौल रेवाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह किसने कहा था? इसका ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है लोकमान्य तिलक। तो वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किसमें कहा था? महात्मा गांधी ने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था हरिजन। हरिजन में उन्होंने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलाम ए नैरंग किसके द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है? ए सैयद गुलाम भिक, बी मुरारी लाल शर्मा, सी अल्लामा मुहम्मद, डी अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सैयद गुलाम भिक। सैयद गुलाम भिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है? सबसे आसान क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है बुध एवं मंगल, ऑप्शन नंबर बी है बुध एवं शुक्र, सी है पृथ्वी एवं बुध और डी है बुध एवं वरुण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध एवं शुक्र। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। उसमें आपसे पूछा गया था सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, और उसमें ऑप्शन बुध जो था वो सही था। उसमें अकेला ऑप्शन बुध दिया था और वो राइट ऑप्शन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले मेरे वीडियो में वो क्वेश्चन कराया गया था जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेट्टा चोटी स्थित है? ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बी कार्डामम पहाड़ियाँ, सी अन्नामलाई पहाड़ियाँ और डी नल्लामल पहाड़ियाँ। तो ये कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 राज्यों से होकर गुजरती हैं, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आप जान लीजिए, अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी।
सॉरी वहाँ लिखा नहीं जा रहा है। अनाई मुड़ी, ये जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, जो कि केरल राज्य के इडुक्की जिले में पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान निकोबार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा छोटा है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है, सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर। अन्य केंद्र शासित प्रदेश जैसा कि आप जानते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं टोटल। दिल्ली, इसमें है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली एवं दमन एवं दीव, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई पड़ता। ए नीला, बी काला, सी भूरा, डी उजला। तो ये कैसा दिखाई पड़ता दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी काला। यदि वायुमंडल ना होता तो ये काला दिखाई पड़ता। वायुमंडल में जो गैस, धूल, धूसर के कण हैं, उन पर जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से यह आकाश विभिन्न रंगों में, नीला या अन्य विभिन्न रंगों में दिखाई पड़ता है। आकाश चमकीला दिखाई पड़ता है, उसका कारण है प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए यह गंगा नदी घाटी में पाई जाती है, उनका स्थानीय नाम स्विस है, यह एक अंध प्रजाति है, और डी उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। एक जगह ये और पाई जाती है, वो है सिंधु नदी में। डॉल्फिन कहाँ भी पाई जाती है? सिंधु नदी में भी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं फैक्ट्स। ये डॉल्फिन जो है 2010 से भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। 2010 से भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ये डॉल्फिन है। डॉल्फिन का जो अस्तित्व है वो खतरे में चल रहा है। डॉल्फिन का अस्तित्व क्या है? खतरे में है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जजमानी प्रणाली ग्रामीण की रीढ़ की हड्डी है। ए अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश, बी धर्म और संस्कृति, सी राजनीतिक और प्रशासनिक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जजमानी जो प्रणाली है ये अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना परत की है। ये आपसे पूछा है 7वीं योजना निजी क्षेत्र को कितने परत की है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, सी 5 और डी 10। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 परत की है। कितने परत की? 3 परत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? ए नासिक, बी रामेश्वरम, सी अहमदाबाद, डी भोपाल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नासिक। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में जो है आप देखिए क्या क्या बनता है। ये पासपोर्ट, वीजा, डाक टिकट, अंतर्देशीय पत्र, अदालत शुल्क, ऐसे चीज़ों का मुद्रण किया जाता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मनरेगा को विस्तारित कीजिए। ये मनरेगा का विस्तारित रूप पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए है महामना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बी है महाराष्ट्र न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सी है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और डी है महात्मा गांधी रीजनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम्प्लॉय गारंटी एक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी 2006 को नरेगा के नाम से आंध्र प्रदेश के बांदा-बरली जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा रख दिया गया था। इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। इसमें जो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गई है और इसका ड्यूरेशन होता है 1 दिन 7 घंटे आपको काम करना होता है। 7 घंटे काम करना होता है। इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो पेमेंट हैं, केंद्र सरकार 90 रेशियो इनका है और राज्य सरकार 10, 90:10 के अनुपात में यह इसमें पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगाती है और यह योजना संपूर्ण देश में इस समय लागू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताएं। ए गरीबी, बी बेरोजगारी, सी युद्ध, डी अपराध। तो सबसे गंभीर सामाजिक समस्या इस समय है ए नंबर गरीबी। विकासशील और अल्प विकसित देशों की सबसे जो है गंभीर सामाजिक समस्या गरीबी है। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 21.9% आबादी भारत की वो जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। 21.9% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग क्या है? दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए वित्त आयोग ए पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, बी मौद्रिक नीति तैयार करता है, सी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, डी केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का निर्णय लेता है। और 2019 के बाद जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 15वें वित्त आयोग के वो हैं एन.के. सिंह। कौन है दोस्तों? एन.के. सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? ए 214, बी 226, सी 141, डी 324। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 141। अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय यदि कोई निर्णय देता है तो वह सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होता है। 124 से 235, आर्टिकल 124 से 235 तक न्यायपालिका के सभी अधिकारों कार्यों का गठन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य के कार्यपालिका की चर्चा की गई है, जिसमें राज्यपाल की भूमिका होती है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है
और राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज की तरफ, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? ए 1987, बी 1959, सी 1968, डी 1972। तो ये कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1959 को। 1959 को। पंचायती राज का जो शुरुआत हुआ वो 2 अक्टूबर 1959 से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहाँ से किया गया दोस्तों? राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ से? नागौर जिले से। नागौर जिले से किया गया। पंचायती राज जो है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन 1992-93 के अंतर्गत किया गया और उसको भाग 9 में रखा गया है। भाग 9 में रखा गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? ए जिला पंचायत, बी क्षेत्र पंचायत, सी ग्राम पंचायत, डी नगर निगम। 73वां संविधान संशोधन, जैसे कि आपको पता है 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था, जिसके अंतर्गत भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 और अनुच्छेद 243 का से ड़ा, अनुच्छेद 243 का से अड़ा तक ये संविधान संशोधन किया गया था। इसमें पंचायती राज को रखा गया है और ये दोस्तों जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, इन तीनों का समावेश है इसमें। नगर निगम इसमें नहीं होगा, तो ए, बी और सी। ए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट था जो समाप्त हो रहा है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इस प्रकार के फिर नए वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।